हैं आप सब। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट में, डे 4 में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो शेड्यूल है वो 10 दिन का, पॉलिटी 10 टेस्ट चलेंगे और हम ऑलरेडी डिफरेंट सेक्शन यूनिफॉर्मली कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ ही रिस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स पे हैं, इसमें हम सभी डिस्कस करेंगे टिल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वहाँ तक। आप बेफिक्र रहिए, जो 10 टेस्ट है उसमें यूनिफॉर्मली आपकी पूरी ही बुक, जितने भी चैप्टर हैं, यूनिफॉर्मली कवर्ड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब एज अ मग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन ए हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट जो एनसाइन किए गए हैं पार्ट 3 के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये राइट्स जस्टिसेबल है। सेकंड, ये क्वालिफाइड नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। थर्ड, दे आर सैक्रोसैंक्ट एंड परमानेंट। तो आपके पास 5 सेकंड है, आपके पास 3 ऑप्शन है, यू हैव टू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो ईजिली इसका ऑप्शन ए हो जाता है, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, और सैक्रोसैंक्ट मीन्स परमानेंट नहीं है। ये इन्हें चेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट में कोर्ट ही डिसाइड करता है। और ये जो हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का फर्स्ट फीचर पढ़ा था हमने, यही कि फर्स्ट है कि दीज राइट्स आर जस्टिसेबल। ये बिल्कुल करेक्ट है कि पर्सन कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर देयर एनफोर्समेंट। तो थर्ड देखते हैं, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट केवल सिटीज़न को ही अवेलेबल हैं। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि 5 आर्टिकल फंडामेंटल राइट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, कल भी हमने टेस्ट में डिस्कस किए थे। तो यू हैव 5 सेकेंड। तो डायरेक्टली ऑप्शन बी हो जाता है, 15, 16, 19, 20 और 30। तो हम कल भी आपको बार बार डिस्कस कर चुके थे, और जो सिटीजनशिप का चैप्टर भी पढ़ा है तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि जो राइट्स केवल सिटीजन को अवेलेबल है, नॉट टू द एलियंस। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट है कि टेम्पररी लॉ जो इनकन्सिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शैल बी वॉइड। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कानून नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन 1 ओनली, बी ऑप्शन 2 ओनली, सी इज दोनों करेक्ट, और डी दिखाता है कि नाइदर ऑफ देम। तो बताइए। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन सी हो जाता है कि दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आर्टिकल 13 के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसके अंदर नहीं आता, और जो फर्स्ट है कि टेम्पररी लॉज और या परमानेंट लॉज कुछ भी इनकन्सिस्ट है अगर फंडामेंटल राइट से, तो वो उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि जो टेस्ट है इसमें थोड़ा करंट अफेयर का पार्ट भी इंक्लूड हो जाता है। तो अरेंज द फॉलोइंग लोकेशन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ है, ये इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप अगर मैपिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, जो डेली आपको थोड़ा टाइम देना होता है, तो साउथ से नॉर्थ जब आप मार्क करना होता है वर्ल्ड मैप, तो आपको ये 2 कंट्रीज़ के तो आपको नाम याद ही होंगे। तो यू हैव 5 सेकेंड। तो ये डायरेक्टली इसका ऑप्शन सी हो जाता है। तो मॉरिशस है, जो हम देख भी चुके हैं, और आप देख भी सकते हैं गूगल में मार्क करके, कि गूगल पर सर्च करके। नेक्स्ट फिर मालदीव आता है, नहीं फिर इसके बाद डियागो आता है, नेक्स्ट फिर आता है मालदीव। तो 3, 1, 2 रहेगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ जो एप्लीकेबल है इंडियन सिस्टम के अंदर। तो हमारा फंडामेंटल राइट की जो वीडियो अपलोड हो चुकी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ में। तो इसमें कौन कौन से, तो 3 फीचर्स हमने पढ़े थे। तो फर्स्ट इसमें दिया है कि एब्सेंस आर्बिट्रेरी पावर का। सेकंड है EBL, दैट इज इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियन सिस्टम की बात की है हमने, 3 तो पढ़े थे, लेकिन देखा था कि 2 ही इंडियन सिस्टम में अवेलेबल होते हैं, थर्ड नहीं। तो वही आपको बताना है कौन सा। और आपको एक ट्रिक बताई गई थी वहाँ पे CIS से, CIS से नहीं ICS से, कि इंडियन सिविल सर्विस। तो आई क्या बताया था वो आप पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, फिर आपको दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन सी हो जाता है, 1 and 2 ओनली, बिकॉज जो थर्ड है तो वो इंडियन सिस्टम में अप्लाई नहीं होता। तो ICS में क्या बताया था कि इंडिविजुअल को सोर्स माना जाता है,
जो भी प्रिविलेजेस होते हैं या प्रोविज़न होते हैं बाहर की जो कंट्रीज़ हैं, लेकिन इंडियन सिस्टम में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही सोर्स है इंडिविजुअल के राइट्स का। दैट्स वाई जो प्राइमेसी है राइट ऑफ इंडिविजुअल की वो यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो 7 देखते हैं कि जो आर्टिकल 15 है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन किन किन ग्राउंड पे, RR, CSP और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। सेकेंड इज कि जो आर्टिकल 16 है वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट किन किन ग्राउंड पे, ओनली रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपके पास 5 सेकेंड है, इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो जिन्होंने फंडामेंटल राइट का चैप्टर नहीं पढ़ा है उन्हें डिफ़िकल्टी जरूर आएगी, उन्हें सब सही ही लग रहा होगा। तो बताइए कौन सा है, कि दोनों सही है, दोनों गलत हैं, एक सही है या एक ये दूसरा सही है। तो डायरेक्टली ऑप्शन आप लगा सकते हैं कि दोनों ही गलत हैं, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं मैंने, एंड इसमें सर्कल भी किया है कि डिसेंट इसमें ग्राउंड नहीं है। हमने जो ट्रिक्स याद किया था RR CSP, तो उसमें D नहीं था, D था हमारा 16 के अंदर। तो दैट्स वाई दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 8 क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू द अनटचेबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट है कि ये डिफाइन नहीं की गई है अंडर सिविल राइट एक्ट 1955 का। सेकंड, ये डिफाइन की गई है अंडर आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है कि जस्टिफाइंग अनटचेबिलिटी ऑन फिलोसफिकल ग्राउंड इज कंसिडर एज एन ऑफेंस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो डायरेक्टली आप मार्क कर सकते हैं कि उसमें बी हो जाता है कि ये 17 के अंदर डिफाइन है, तो 17 में डिफाइन नहीं है अनटचेबिलिटी। वहाँ पे भी जो हमने पढ़ा था कर्नाटका हाई कोर्ट का, तो उसमें बोला गया था एज डिफाइन इन द हिस्टोरिकल, हिस्ट्रीज में जो डिफाइन किया गया उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं 9th क्वेश्चन पे कि जो आर्टिकल 18 है वो प्रोहिबिट करता है हेरिडेटरी टाइटल नोवेल्टी के। सेकंड दिया हुआ कि जो सिटीजन है इंडिया के कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और थर्ड है कि जो फॉरनर होते हैं वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट फॉरेन स्टेट से, किसकी कंसेंट के बिना, फ्रॉम द सुपरवाइजिंग ऑफिसर। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, इज़ वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू हैव 5 सेकेंड, आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। तो डायरेक्टली ऑप्शन जिसका मार्क हो जाता है 1 and 2 ओनली, थर्ड इनकरेक्ट हो जाता है। कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वहाँ पे हमने पढ़ा था, और फर्स्ट और 2 दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो 10th क्वेश्चन है हमारा, तो 10th है आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग में कि कौन कौन से फॉलोइंग आर फीचर्स जो गारंटेड किए जाते हैं 19th है। तो हमने वहाँ पे ट्रिक पढ़ी थी शाम, रे और पीक से। तो MR में आपको जो रिस्ट्रिक्शन बताई गई थी, तो देखते हैं कि जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके अंदर आता है, ये दिया गया है। नेक्स्ट है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। थर्ड है राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थ है राइट टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्टेट। तो आपके पास 5 सेकेंड्स है या 4 ऑप्शन, तो बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो डायरेक्टली आप इसमें जो एलिमिनेशन मेथड है वो भी ही यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर सामने ही दिख रहा है कि एक भी ऑप्शन अगर इनकरेक्ट हो जाता है, तो 19 में आप देख सकते हैं कि 4th ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, डेट कम्स अंडर आर्टिकल 16। तो ए ऑप्शन इसका हो जाता है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट मूव करते हैं 11th, कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर इंक्लूडेड अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो गारंटेड किए गए आर्टिकल 19 द्वारा। तो ये भी आपको पढ़ाते वक्त बता चुके हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, कौन कौन से राइट्स हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी। सेकंड है राइट टू स्ट्राइक। थर्ड है फ्रीडम ऑफ साइलेंस एंड फोर्थ है राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर। तो आपके पास 5 सेकेंड है, तो आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ करिए, आप आंसर मार्क कीजिए। अपना नोटबुक आपको अपने साथ रखनी है कि जिससे आप करेक्टली सामने मार्क कर सकें, बाद में आप इसको अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाता है कि 1, 3 and 4, कि 1, 3 and 4 इसमें बिल्कुल ही करेक्ट है। राइट टू स्ट्राइक हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं कि इसका पार्ट नहीं है। और फ्रीडम ऑफ साइलेंस बिल्कुल है कि चुप रहने का अधिकार, जरूरी नहीं है आपको बोलना भी है। और उसमें हमने पढ़ा था कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन तो था ही, और ये भी पढ़ा राइट टू नॉट फॉर्म एसोसिएशन,
दूसरा हमने पढ़ा था कि किसी एसोसिएशन को बनाना प्लस उसको सस्टेन करना, वो भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट 12 कि विच ऑफ द फ्रीडम ऑफ असेंबली अंडर आर्टिकल, जो अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर आता है ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19, उसमें इंक्लूड क्या क्या है। उसमें राइट टू स्ट्राइक उन्होंने दोबारा दे दिया, राइट टू टेक आउट प्रोजेशंस एंड फर्स्ट इज राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। यू हैव 5 सेकेंड। तो इसमें आउटराइटली आप देख सकते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं और ऊपर भी देख रहा है टू स्ट्राइक गलत है, और दोनों ही हम ऊपर वाले इसमें पढ़ चुके हैं, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए हो जाता है इसका। नेक्स्ट है 13 आर्टिकल कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो फर्स्ट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हमने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कौन कौन से मैटर्स हैं, तो एक बार आपको रीडिंग भी मारने के लिए कहा था वहाँ पे। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। तो इसमें कौन सा इसमें आता है, तो आपको वो देखना है। तो इसमें आउटराइटली जो इन्होंने आंसर दिया गया वो मेंशन किया गया कि डी इसका ऑप्शन हो जाता है कि तीनों ही इसमें करेक्ट हैं, कि ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं और इन्फॉर्मेशन भी पढ़ चुके हैं। और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया था कि जब हम 21A पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंस और जो 21 में एजुकेशन दिया है उसमें डिफरेंस, दोनों ही एक्सप्लेन किए गए हैं। जिन्होंने हमारे लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट नहीं देखी आप प्लीज़ डू वॉच। आपको उसके करने के बाद ये टेस्ट बिल्कुल आपको हलवा लगेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आर्टिकल 21A प्रोवाइड दैट जो स्टेट है शुड प्रोवाइड फ्री और कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर। और सेकेंड है जो आर्टिकल 51 है वो प्रोवाइड करता है कि शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड और वार्ड अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो आपके पास 5 सेकेंड है। तो अभी ऊपर डिस्कस ही कर रहा था ये मैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि सेकेंड ऑप्शन गलत है, तो ऑलरेडी ए ऑप्शन हो जाता है, वो तो करेक्ट है ही। और जो 51 है वो उसको ड्यूटी है कि प्रोवाइड करें एक अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन अप टू द एंड एज ऑफ, तो ये गलत ऑप्शन है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो 86 से ऐड की गई थी 2002 से। 15 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो गारंटेड की गई है अंडर आर्टिकल 22। तो फर्स्ट है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। कौन कौन से रीज़न से, जो कनेक्टेड है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि वो कानून बना सकती है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए फॉर रीज़न कनेक्टेड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स। वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि दोनों सही है, एक सही है, दोनों गलत हैं। यू हैव ओनली 5 सेकेंड। तो इसका आउटराइटली आप देखते हैं कि ये ऑप्शन जितने इजी होते हैं तो उतने ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि स्टेट में जब हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव अथॉरिटी डालते हैं तो ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में एक्सक्लूसिव अथॉरिटी डालते हैं इसका मतलब केवल पार्लियामेंट ही बना सकती है, तो ये गलत हो जाता है। बिकॉज यहाँ पे जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पॉइंट है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो उसके रिगार्डिंग प्लस डिफेंस और अफेयर, तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन सा जो फॉलोइंग ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन जो दी गई हैं आर्टिकल 22 के अंदर। तो आपने फर्स्ट में देखा कि जो स्टेट है उसकी एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, जो भी रीज़न कनेक्टेड है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर से। तो आप अपने अपना ऑप्शन मार्क करके रख लिया होगा। तो हमने वहाँ पे देखा था कि जो स्टेट है वो केवल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से रिलेटेड जो बना सकती है। दूसरा ऑप्शन जो इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ उसके रिगार्डिंग नहीं, दैट्स वाई इसका ऑप्शन बी हो जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि इन सभी पॉइंट्स पे बना सकती है। स्टेट आप ध्यान रखें केवल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पे बनाती है और किसी भी पॉइंट पे नहीं, दैट्स वाई ऑप्शन बी है इसका। तो 16 क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्रेस्ड बायोगैस। तो इसे हम मूव करते हैं कि ये करंट का पार्ट इसमें आ गया है, आपको अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट कर लीजिए। मैं आपको एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। इट कंप्राइज मोस्टली ऑफ प्योर मिथेन और ये सिमिलर होता है टू द कमर्शियल अवेलेबल
जो नेचुरल गैस होती है इन इट्स कंपोजिशन। थर्ड है बायोगैस इज प्रोड्यूस थ्रू एरोबिक डिकम्पोजिशन फ्रॉम बायोमास सोर्सेज। तो यू हैव 5 सेकेंड टू अटेम्प्ट दिस और आई विल टेल यू द आंसर। तो इसका आंसर है ए 1 and 2 ओनली। तो ये हमारी जो एनवायरनमेंट की सीरीज़ है उसमें डिस्कस हो चुका है कि जो भी बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो एरोबिक्स जो इसमें दिया हुआ है डेट्स इनकरेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं 17 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स जो गारंटेड किए गए हैं आर्टिकल 23 के थ्रू। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट है ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स के अंदर बेगार, कि बेगार इज समथिंग की फोर्स लेबर और लेबर विदाउट रिनोमिनेशन, कि बिना ही पैसे दिए लेबर कराने ना, और अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, और ये दोनों को ही अवेलेबल है सिटीजन नॉन सिटीजन। सेकंड दिया हुआ है कि ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को ओनली अगेंस्ट द स्टेट नॉट अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। फोर्थ है कि ये परमिट करता है स्टेट को कि वो इम्पोज कर सकती है कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। एंड आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन डी हो जाता है कि हम ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हैं। ये हम देख चुके हैं कि केवल 5 हैं जो केवल सिटीज़न को दिए जाते हैं, और जो दोनों दिए जाते हैं दोनों को दिए जाते हैं, जो 5 में नहीं होंगे वो सभी हैं। डेट्स वाई ये भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है बिकॉज ये दोनों के अगेंस्ट में ही अवेलेबल था, और ये केस केवल 19 में था, आर्टिकल 19 में, नॉट इन आर्टिकल 23। नेक्स्ट मूव करते हैं टू 18 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइल्ड लेबर जो प्रोहिबिशन और रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का उसके लिए सही है। फर्स्ट ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का बिलो द एज ऑफ 14 ईयर हजारदस ऑक्यूपेशन में ओनली। इन वर्ड्स का ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है इसमें कि ये डिफाइन करता है एडोलसेंट को और प्रोहिबिट करता है उनका एम्प्लॉयमेंट हजारदस जो भी ऑक्यूपेशंस होते हैं। थर्ड जो गवर्नमेंट है मे कन्फर्म पावर ऑन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू एंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो आपको आंसर मार्क करना है। तो आपको जब मैंने सर्कल करके बताया तो वहीं वो चीज़ें गलत हो जाती हैं ओनली में, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो सी हो जाता है, 2 और 3 ओनली, दोनों ही ये करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं टू 19 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनिमेसीज अंडर आर्टिकल जो कल्चरल एजुकेशन राइट पढ़ा है हमने 29 और 30 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, थर्ड है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी, फोर्थ है राइट ऑफ माइनॉरिटी की एस्टेब्लिश कर सकती है और एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। तो आपके पास 5 सेकेंड है बताने के लिए। डायरेक्टली पूछा गया, इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो देख सकते हैं आप जो अभी आपको बता दिया इन दोनों में केवल 29 और 30 आते हैं। तो जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट एलिमेंट्री एजुकेशन का डेट इज़ 21A, और सेकंड है जो हमारा ये राइट टू एक्सप्लोटेशन वाला हम पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो उनका पार्ट है ये। नेक्स्ट जो है ये दोनों ही कल्चरल एजुकेशन राइट के पार्ट्स हैं, डेट्स वाई हमने ऑप्शन बी मार्क किया है। 20 देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन इंडिविजुअल का ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज एथिकल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो 14, 15, 21 यू हैव 5 सेकेंड। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट, कि सेक्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे ओरिएंटेशन उसका। तो देखिए कि जब भी ये इसमें तो 14 भी कवर होगा, 15 भी कवर होगा, 21 भी, दैट्स वाई ऑप्शन डी हो जाता है। ये कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट 21 कि वी राइट्स आर क्लेम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड, कि राइट्स किस ग्राउंड पर क्लेम किए जाते हैं। कि राइट्स सोर्स है सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का। सेकंड दिया कि राइट्स नेसेसरी है फॉर इंडिविजुअल वेलबींग। थर्ड राइट हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को कि वो अपना टैलेंट डेवलप करें। और जो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताने कि तीनों सही है, या ए है 1 and 2, बी है 1 and 3, सी दिया हुआ है 2 and 3 ओनली, और डी दिया है 1, 2 and 3। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आपको इसका आंसर देना है। तो आप देखें कि तीनों ही ऑप्शन ये करेक्ट हैं, तो डेट्स वाई इसका आंसर डी हो जाता है
कि जो क्लेम किया जा सकता है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी, तो किसी न किसी आर्टिकल में हमने ये पढ़ा है 21 में भी 19 में भी। और राइट्स नेसेसरी इंडिविजुअल की वेलबींग के लिए, तो आप अपने के लिए खुद से ये अप्लाई करके सोच सकते हैं, तो पता चलता है कि ये कितने ही नेसेसरी हैं। नेक्स्ट है 22 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन जो सरवन सिंह कमेटी की थी रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। तो फर्स्ट है जो पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड करता है फॉर द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज़। सेकेंड है कि नो लॉ जो इम्पोज करेगा कोई भी पेनल्टी या पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस विद द ड्यूटीज़ शेल कॉल बी इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इन्फ्रिजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। थर्ड है कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो आउटराइटली आप एलिमिनेट करके भी इसे लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ड्यूटी नहीं ली गई थी, और डायरेक्टली ऑप्शन सामने दिख भी रहा है, बट आपके पास 5 सेकंड है बताने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो हमने देखा था कि इसमें कि जो ड्यूटी तो पे टैक्सेस है कि इसमें से कौन कौन सी एक्सेप्ट नहीं की गई थी, कि ये भी एक्सेप्ट नहीं की गई, तो तीनों ही ये जो रिकमेंडेशन थी उसकी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। डेट्स वाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और कुछ हमने देखा है टेस्ट सीरीज में स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पढ़ते तो उसको कम है, डायरेक्टली टेस्ट देने चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो ज़्यादा ही कॉमन सेंस का यूज़ करते हैं, तो ड्यूटी टू पे टैक्स को मार्क्स सही कर देते हैं कि वो कॉमन सेंस क्या लगाते हैं कि ये टैक्स पे करना तो एक ड्यूटी होगी हमारी। तो 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी जो इंश्योर की गई है, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं फीचर्स में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कि ऑल ड्यूटीज़ सिविक ड्यूटीज़ हैं नॉट मॉरल ड्यूटीज़। तो देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, दिस ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरनर। थर्ड कि जो पार्लियामेंट है वो एनफोर्स कर सकती है ड्यूटीज़ को थ्रू सुटेबल लेजिस्लेचर। तो आपके पास 5 सेकेंड है, इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन कि पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, या 1 and 3 ओनली। तो हम देख रहे हैं कि ओनली थर्ड ऑप्शन इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन कि सिटी जो ड्यूटीज़ हैं केवल सिटीज़न को अवेलेबल है, फॉरनर को नहीं है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सभी ड्यूटीज़ जैसे आपको बता दिया कि वहाँ पे पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द ड्यूटीज़ आर सिविक ड्यूटीज़, ऐसे ऑल ड्यूटीज़ नहीं पढ़ा है हमने, दैट्स वाई एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इनकरेक्ट हो गई है। तो थर्ड भी हमने पढ़ा है कि जो पार्लियामेंट है वो इन्फोर्स कर सकती है ड्यूटीज़ को एक सुटेबल कानून के थ्रू, तो दैट्स वाई ऑप्शन 3 इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 24 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये ऑलरेडी हम लास्ट में पढ़ चुके हैं, जो एग्जाम्पल दिए हुए थे। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट जो 1971 का है। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का एंड RP एक्ट 1951 का, कि इनमें से कौन कौन सा जो दिए गए हैं वो इफेक्ट देता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो आउटराइटली इसमें ऑप्शन डी हो जाता है कि तीनों ही करेक्ट है। इसमें हमने और भी एग्जाम्पल पढ़े थे, तो अगर वो भी मेंशन कर दिए जाएंगे तो चारों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज 25 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंश्राइंड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और गाइज अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं दैट्स मीन्स आपके अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। आपको अब मूव करना है नेक्स्ट जो हम कल टेस्ट लेके आएंगे, वो मोस्टली जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और से रिलेटेड होगा, और उनसे आगे जो चैप्टर्स हमारे लक्ष्मीकांत बुक्स हैं, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है कि जिसमें ये फंडामेंटल राइट्स, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सभी डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्स्ट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन वो भी, और जो नेक्स्ट पार्ट है एज पर द लक्ष्मीकांत की सेंटर स्टेट इमरजेंसी, तो इनके भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन हम और इंटर स्टेट की जिसमें जनरल काउंसिल का पूछते ही हैं, उनके जो होम मिनिस्टर हैं वो कॉमन चेयरमैन हैं, तो ऑप्शन में कंफ्यूज करते हैं PM को लाकर। तो वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मूव करेंगे हम थर्ड पार्ट में जिसमें पार्लियामेंट भी, स्टेट लेजिस्लेचर भी, कमेटीज़ भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो ड्यूटीज़ हैं नहीं दी गई है, तो इनमें से कौन सी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो फर्स्ट है कि ड्यूटी टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। सेकंड ड्यूटी टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। थर्ड है ड्यूटी टू वोट इन इलेक्शन। तो आउटराइटली आप इसका आंसर मार्क कर सकते हैं, बट यू हैव 5 सेकेंड। तो देख रहे हैं आपको इसमें आपको इनकरेक्ट बता रहे हैं कि
फंडामेंटल ड्यूटी जो नहीं है, तो थर्ड नहीं है, तो बी इज़ द ओनली ऑप्शन। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे कि उसमें लिखा हुआ है तो क्या होगा। जो ऑपरेशन है क्लीन आर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था रिलेटेड टू फर्स्ट ऑप्शन एंशिएंट इंडियन पेंटिंग, स्मगलिंग मंगूज हेयर की, थर्ड है स्मगलिंग ऑफ एलिफेंट टक्स, एंड फोर्थ इज रिलीजियस इंडियन स्कल्पचर्स। तो इसका ऑप्शन आपको मैं बता दिया रहा हूँ, दैट्स बी की स्मगलिंग ऑफ मंगूज हेयर। तो ये करंट का पार्ट है, दैट्स वाई आपको ऑप्शन डायरेक्टली बता दिया गया, टाइम नहीं मिला है आपको। नेक्स्ट रिसेंटली डिस्क्रिमिनलाइज सेक्शन है दैट इज़ 497 और IPC वॉज वॉयलेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें आर्टिकल 14 और 15 का था, वो 14 और 21 का या 15 21 का या तीनों का ही। तो जो IPC 497 है IPC का, तो डिस्क्रिमिनलाइज है, तो अभी इससे ही रिलेटेड हम ऑलरेडी एक पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, जो हमने पढ़ा था कि सेक्स ओरिएंटेशन है, दैट्स वाई इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा। तो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं कॉमन सेंस से ऐसे आप मार्क कर सकते हैं। 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज कैन नॉट चैलेंज और इनवैलिडेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। जो 14 और 19 के दिए गए हैं कि इनमें से कौन भी जो राइट दिए गए वो चैलेंज नहीं किए जाएंगे अगर वो इनकन्सिस्टेंट होंगे, जो 14 और 19 से भी। तो ये भी हम देख चुके हैं। तो देखते हैं इसमें जो कौन कौन आपको कोड बता नीचे कि सभी सही हैं या एक एलिमिनेट है। तो अगर आपको एक भी ऑप्शन इनकरेक्ट मिलता है तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यह 5 सेकेंड। तो इसमें आउटराइटली ऑप्शन डी हो जाता है। तो ये भी हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो हमने 31 एक अब इससे हमने पढ़ा था। 31C भी हमने डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर 31C आता है तो वहाँ पे 14 और 19 चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 29 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 32। तो फर्स्ट है कि बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड, ये जो चीफ जस्टिस है इंडिया की, वो एम्पावर करते हैं हाई कोर्ट को कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स ऑफ ऑल काइंड। थर्ड, जो द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट शेल नेवर बी सस्पेंडेड। तो बेसिक फीचर्स का पार्ट कल आपको एक्सप्लेन कर दिया गया था दोबारा कि जो जो भी फीचर्स बेसिक फीचर्स में दिए गए, ओवरऑल 19 मैटर्स थे वो। तो आपके पास 5 सेकंड है एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ओनली 1, बिकॉज हमने देखा था कि आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142 ये चारों ही बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो चीफ जस्टिस ने एम्पावर यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है आर्टिकल 226 के तहत। थर्ड इज़ राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट के शेल नेवर बी सस्पेंडेड लिखा गया है। तो डेट्स वाई ये ऐसा नहीं है, उसे सस्पेंड कर सकते हैं, और ये पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट है जो 30 है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 33। तो फर्स्ट है कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसीज। और ये सेकंड है इट हैज़ द ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। थर्ड है अंडर इट पार्लियामेंट्री लॉ कैन एक्सक्लूड द कोर्ट मार्शल फ्रॉम रिट जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। तो इसमें दी गई स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट बतानी है आपको। तो फर्स्ट एंड 2, सेकंड इज़ बी, मतलब सेकंड ओनली, थर्ड इज़ 2 और 3 ओनली, डी इज़ थर्ड ओनली। तो आपको ऑप्शन बताना है आर्टिकल 33 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 33, जो करेक्ट है। नहीं है मतलब इनकरेक्ट, आपको ऑप्शन बताना है। यू हैव 5 सेकेंड। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट करे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। तो ये हमारा आर्टिकल 33 में नहीं आता, डेट्स वाई ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज 31 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन बी रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और गाइज इनकी एक्सप्लेनेशन जिनकी जो हम ने नहीं पढ़ा है वही मैं आपको दे रहा हूँ, और हिंट आपके सबकी ही देता चल रहा हूँ बिकॉज हम फंडामेंटल राइट्स में सभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हम यहाँ पे जब टाइम लेंगे तो ये वीडियो बड़ी लेंथी हो जाती है और आपका रिटेंशन कम हो जाता है एज़ पर योर रिव्यूज़ जो आए हैं प्रीवियस वीडियो में देखते हुए। 40 तो इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट को रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी। तो ये ही वो क्वेश्चन है, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आपको हल्का सा जो हिंट है वो दे देता है कि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये हमने कीवर्ड आप देखिए कहाँ पढ़ा था, तो हमने ये आर्टिकल 19 के अंदर पढ़ा है कि जो जो रिस्ट्रिक्शन पढ़े, जिसमें हमने ट्रिक याद की थी कि साम रे पी। तो MR में जो आपको कहा था कि 2 याद रखेंगे आप, जिनमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल ही अलग है, जिनमें सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी तो नहीं है।
दैट्स वाई अब देखते हैं आप क्या ऑप्शन लगाते हैं। तो आपको जैसा भी बताया कि एम आर की बिल्कुल ही अलग है, तो फोर्थ इनकरेक्ट हो जाता है। वेट अ मिनट, फोर्थ बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि कितना बेनिफिट हो जाता है एक ट्रिक से। तो 32 इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल लाइट। तो जो फर्स्ट है, नेचुरल लाइट्स आर इनएलिएनेबल और इनसेपरेबल फ्रॉम ह्यूमन पर्सनैलिटी। सेकेंड है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया गया है, उसने बोरो किया है नेचुरल राइट्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है कि राइट टू प्राइवेसी अंडर 21 इज़ अ नेचुरल राइट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और ये हम आपको डिस्कस भी कर चुके हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 33 कि इंडिया के अंदर राइट टू फेयर ट्रायल इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन कि लीगल राइट, नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट और या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ये आपके पास 5 सेकेंड है, आपको बताना है। तो इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट है ये, तो आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 34 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द राइट्स। तो फर्स्ट है राइट्स, जो राइट प्लेस एन ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट कि वो एक्ट करे सर्टेन काइंड ऑफ वे में। सेकेंड है कि जो राइट्स हैं वो प्लेस करता है ऑब्लिगेशन अपॉन एवरी इंडिविजुअल टू रेस्पेक्ट ईच अदर राइट्स। तो आपको ऑप्शन बताना है कि कौन इसमें ऑप्शन करेक्ट है। यू हैव 5 सेकेंड। तो हम देखेंगे कि दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं इनमें कि ऑब्लिगेशन स्टेट के ऊपर लगाता है सर्टेन काइंड ऑफ वे में, और एक ये इंडिविजुअल के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर राइट्स। तो उसके एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में कि इंडिविजुअल का और स्टेट्स का। 35 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया था कि 3 टाइप के जो हैं, रिकग्नाइज, नॉन, जो एडमिनिस्टर्ड है, एडेड है। तो आपके पास 5 सेकेंड है। यू हैव 4 ऑप्शन कि जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कम्प्लीटली प्रोहिबिट है। तो ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन है एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स जरूर पढ़ा कीजिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आप मार्क करते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी, इंस्ट्रक्शंस होली मेंटेन बाय द स्टेट। तो ये हम पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट इज 36 कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस इज सब्जेक्ट टू द अदर फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर इज सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स। तो आपके पास 5 ऑप्शन है, इनमें से ट्रू कौन सा है वो बताना है। और गाइस, जिन्होंने हमारी फंडामेंटल राइट का चैप्टर देखा हुआ है पूरा, तो 101% आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड इफ स्टिल आपको कुछ डाउट है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी डाउट मन में नहीं रखिए, जब तक आपको समझ में ना आए आप हाँ नहीं करेंगे। दैट इज़ द रूल ऑफ द टीचिंग। तो वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर कि आपका डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा। तो आपको आंसर बताना है इसका। तो इसका आंसर है 1 एंड ओनली। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस और कॉन्साइज सब्जेक्ट है टू द अदर फंडामेंटल राइट। वहाँ पे हम एक्सप्लेन भी किया था आपको पूरी तरीके से। नेक्स्ट है 37, जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है युवा इन कोलेब्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसमें से कौन ऑप्शन है, तो आपको डायरेक्टली मैं बता देता हूँ कि UNECEF है ये, बिकॉज ये करंट का पार्ट है। अभी हम करंट के टेस्ट आगे डिस्कस करेंगे। 38 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड इन अ सिचुएशन वेयर अ पब्लिक ऑफिशियल इज रिफ्यूजिंग टू परस्यू और इज अ स्टेटरी ड्यूटीज़। तो ये भी डिस्कस हो चुका है। तो आपके पास 5 सेकेंड है। तो मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेंचुरी है, क्वियो वारंटो है। तो किन केसेस में किसी पब्लिक ऑफिशियल को दिया जा सकता है। इसका आउटराइटली ए ऑप्शन है, बिकॉज मैंडेमस हम देख चुके हैं कि किसी पब्लिक अथॉरिटी को दिया जाता है। नेक्स्ट है 39, और जो प्रोहिबिशन है वो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, और सेंचुरी की एडमिनिस्ट्रेटिव भी इसमें इंक्लूड कर दी गई थी। फिर क्वियो वारंटो आता है। तो 39 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशन कंसिडर द फॉलोइंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्लस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs, IIMs, मेडिकल कॉलेज और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इंस्टीट्यूशन जो रिजर्वेशन है फॉर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो फर्स्ट इज 4 ओनली, बी इज़ 1 and 2 ओनली। थर्ड है कि तीनों ही करेक्ट है।
डी है 3 और 4 ओनली, कि विच ऑफ द फॉलोइंग की जो रिजर्वेशन है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड का इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी आपको मैं एक्सप्लेन कर चुके हैं कि स्टेट प्रोवाइड करेगी इन केसेस में, जिसमें हमने पढ़ा था CEI एक्ट जो पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा। तो बताइए आपके पास 5 सेकेंड्स हैं। तो इसमें हमने वहाँ पे पढ़ा भी था कि इन तीनों में कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ डू वॉच। आपको बार बार इसलिए फोर्स किया जा रहा है कि एक बार आपको मेहनत करनी है बस, देन आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शॉर्टकट्स मत ढूंढिए कि आप यूट्यूब पे कहीं और सर्च कर रहे हैं कि कोई PDF मिल जाए। आपको डायरेक्टली बुक से एक्सप्लेन किया गया विद ईच एंड एवरी लाइन। इसका रीज़न ये है कि आपको ये नहीं माइंड में रहना चाहिए कि मेरा कुछ छूट गया। आपको एक पूरा ही फुलफिलमेंट आना चाहिए कि मैंने एक बुक पूरी ही एंड टू एंड कंप्लीट की है। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग रीट कैन बी इशूड व्हेन एन अपॉइंटमेंट टू अ पब्लिक ऑफिस वॉट मेड कॉन्ट्रोरी टू द स्टेटरी प्रोविज़न। ये भी ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यू हैव 5 सेकेंड। तो डायरेक्टली इसका ऑप्शन क्यू वारंट है कि कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लेता है कि जो उसके लिए एलिजिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज 41 कि अकॉर्डिंग टू BR अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अट्रैक्टेड मेजर डिबेट और क्रिटिसिज्म। तो ये एक लाइन में वहाँ पे दिया हुआ था लक्ष्मीकांत में। तो आप देखिए, तो इसका ऑप्शन है बी कि फंडामेंटल राइट। हमने पढ़ा भी है वहाँ पे कि BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो प्रोविज़न रहेगा कि फंडामेंटल राइट वो अट्रैक्ट करेगा मेजर डिबेट्स और क्रिटिसिज्म। 42 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 16 कि जो हेड है ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन। सेकंड की रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज प्रोवाइडेड फॉर ST एंड OBCs। थर्ड है कि स्टेट मेक कर सकती है स्पेशल प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको वो बतानी है कि एज पर आर्टिकल 16 तो उसमें आप देख सकते हैं आपको करेक्ट बताना है कि एज पर आर्टिकल 16 कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो आप इनकरेक्ट भी अगर देखेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि फर्स्ट इसमें दिया हुआ है कि हेड है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का वो उसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज प्रोवाइडेड फॉर द SC ST और OBC। थर्ड इज स्टेट एक स्पेशल प्रोविजन बना सकती है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन। तो आपके पास 5 सेकंड थी, आपने बता दी। तो इसका ऑप्शन है B 1 and 3 ओनली, और ये ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। थर्ड तो इज ऑटोमेटिकली करेक्ट है, फर्स्ट भी। नेक्स्ट मूव करते हैं 43 पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो आपको वहाँ पे बार बार आपको फोर्स करके मैंने बताया था कि इसमें केवल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडीज़ होती हैं, जुडिशियल नहीं होती। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही पहले ही आप माइंड में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है कि वो सही है नहीं है। LIC, ऑयल, स्टील, सुप्रीम कोर्ट इन जुडिशियल कैपेसिटी। तो आपको बताना है कि ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। यू हैव 5 सेकेंड। तो आउटराइटली D इनकरेक्ट हो जाता है। C ऑप्शन इज़ करेक्ट। आपको भी एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ इससे पहले रीड करने से कि कॉन्सेप्ट आप जैसे ये आर्टिकल पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिफ्लेक्ट होना चाहिए एज अ रिफ्लेक्स। तो आपको आगे कि इसमें केवल लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं और वो नहीं होती जुडिशियल। तो क्वेश्चन इसके ऊपर ही बना सकता है, कितना घुमाएगा ये भी। 44 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि ये नॉन एनफोर्सेबल हैं बाय लॉ। देखिए आप, दे हेल्प द कोर्ट इन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लॉ। थर्ड, ये सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन। तो इसमें इनकरेक्ट बताना है। तो इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, फिर भी आपको 5 सेकंड मिलते हैं, बताइए। तो जैसे मैंने आपको ये इनिशियल में ही नोटिस कराया कि ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज ये एनफोर्सेबल हैं लॉ के थ्रू बट दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, दैट्स वाई इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है मित्र शक्ति की एनुअल एक्सरसाइजेज हैं जो ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए। जॉइंट एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड, वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। तो इसका ऑप्शन है श्रीलंका। और मित्र शक्ति है तो एक्सरसाइज शक्ति हो जाता है, तो उसका ऑप्शन अलग हो जाता है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट इज 46 की एक हायर कोर्ट क्वाश द ऑर्डर ऑफ अ ट्रिब्यूनल ऑन अ ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ जुरिडिक्शन कि इस कंडीशन में कौन सा यूज़ होता है। और ये डायरेक्ट लाइन लक्ष्मीकांत में मेंशन की गई है। तो ऑप्शन आप बताइए।
तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन है सी। इसमें एक्सप्लेनेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए अगर आपने चैप्टर हमारा फंडामेंटल राइट का पढ़ा हुआ है। 47 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। फर्स्ट है कि ये इनेक्ट किया गया था टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। और सेकंड दिया हुआ है ये इनेक्ट किया गया था बिफोर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। थर्ड है कि ये प्रिवेंट करता है डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको करेक्ट कोड बताना है। फर्स्ट है 1 and 2 ओनली, बी है 2 ओनली, 3 इज 1 and 3 ओनली, डी इज 2 and 3 ओनली। तो आउटराइटली इसका 2 and 3 है, यही करेक्ट ऑप्शन हैं इसके। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख भी सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया गया था, तो ऐसा नहीं है। तो इसका ऑप्शन हमने डी मार्क किया है। नेक्स्ट इज 48 कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट हैज़ बीन एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21। फर्स्ट इज इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन केस, नेक्स्ट इज हडिया केस, थर्ड इज नवतेज सिंह जौहर केस। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं। तो ये केसेस आपको अलग से याद करने रहते हैं, तो हमने लक्ष्मीकांत में वहाँ पे डिटेल में कभी नहीं पढ़े हैं। डेट्स वे अभी आपको ऑप्शन बता रहे हैं कि डी ऑप्शन 1 and 3 ओनली। और हम अभी प्लेलिस्ट रेडी कर रहे हैं, तो जितने भी केसेस हैं वो आपको उसमें एक्सप्लेन किए जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट हो रही है कि जो जितने भी ये इंडेक्सेस होते हैं और रिपोर्ट्स होती हैं, तो डेफिनेटली ऐसे जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके क्वेश्चन निकाले गए हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन जो हर साल पूछे ही जाते हैं। तो उन 10 से 12 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को आप अगर पक्के कर लें तो 20 से 22 नंबर आप अपने एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 49 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन, तो बताइए। तो तीनों ही करेक्ट हो जाते हैं कि तीनों ही डिफाइन नहीं किए गए हैं, ये बार बार पढ़ चुके हैं। इसमें अगर एक और दे देता कि अनटचेबिलिटी दे देता, फेडरेशन वर्ड दे देता, तो वो भी डिफाइन नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट इज़ 50। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो 51st क्वेश्चन है, तो वो हमें देखना है कि विद रेफरेंस टू द गोल कि गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर। तो ये इसमें करंट अफेयर का पार्ट ऐड हो गया, तो उसे देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन दिया है इट इज़ डिजिटली अनेबल जो मेंटरशिप है इनिशिएटेड है गूगल की। नेक्स्ट है कि ये कनेक्ट करता है अंडर प्रिविलेज वुमेन को फ्रॉम ट्राइबल एरिया विद सीनियर एक्सपेक्ट मेंटर। तो इसमें अब आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका डायरेक्टली आपको ऑप्शन बता दिया जाता है बिकॉज ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो इसका ऑप्शन है बी, ये कनेक्ट करता है अंडर प्रिविलेज वुमेन्स को फ्रॉम ट्राइबल एरिया विद अ सीनियर एक्सपेक्ट मेंटर। और इसे आप गूगल करेंगे जैसे आपको रिटेंशन ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर नोट द फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो गाइस ये 4 टेस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसमें आपको लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है उसका सेकंड पार्ट पूरे ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट के टेस्ट होंगे तो उनमें हम जो बाद के जो पार्ट्स हैं उसके वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो आपके पास 5 सेकंड आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो फीचर्स हैं प्रोविज़न 1947 के नहीं दिए गए हैं, तो आप बताइए। तो इसका आउटराइटली आंसर बी हो जाता है कि 2 ओनली कि जो फंक्शन है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फॉर इंडिया और ट्रांसफ़र टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो इससे नहीं लिया गया था, इससे पहले था, तो हम देख भी चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखते हैं टू द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट नोन एज सेंट हेलिना एक्ट। तो इसमें कौन सा एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट बोला गया है, तो आपके पास ऑप्शन है चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देन यू हैव ऑप्शन लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 और चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपके पास 5 सेकंड है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, जो चार्टर एक्ट है 1833 का। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये हमने कहीं भी ये टर्म डायरेक्टली नहीं पढ़ी है, सेंट हेलिना एक्ट। और नेक्स्ट देखते हैं जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जो सेंटर स्टेट्स है शेयर करते हैं वर्टिकल रिलेशन। सेकेंड में दिया हुआ है जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है उसमें सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। थर्ड दिया हुआ है इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो सेंटर है कम्पीट करती है सेंटर के साथ, मतलब स्टेट कम्पीट करती है सेंटर के साथ और अपने आप में भी बेनिफिट्स के लिए मीन्स स्टेट के साथ भी कम्पीट करती है। फोर्थ में दिया हुआ है इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
जो स्टेट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज़ में भी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यू हैव 5 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाता है सी, डेट इज़ 3 और 4 ओनली, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट कम्पीट करती हैं सेंटर के साथ, कि इसमें शेयरिंग ऑफ पावर होती है। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में स्टेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने इसे नीति आयोग में जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, तो वहाँ पे ये पॉइंट हमने डिस्कस किए थे कि पूरी यूनिफॉर्मिटी से कि कुछ क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं जो यूनिफॉर्मली बिल्कुल ही एट द एंड ऑफ द बुक हमने डिस्कस किए हैं। और कॉमन सेंस से भी ये वर्ड है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टुवर्ड द स्टेट, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है 5th कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन और स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसने अबोलिश कर दिया था काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो आपके पास इसमें 4 ऑप्शन है कि फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं या दोनों ही गलत है। एंड यू हैव 5 सेकेंड। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। और जिसको भी कुछ डाउट है तो आप हमारा लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, उसमें क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है कि लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है मेजोरिटी पार्टी रूल। एंड थर्ड इज़ पॉलिटिकल होमोजेनिटी। फोर्थ इज़ बाइकमेलिज्म। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है एज पर द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर्स में हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये सेकंड पार्ट में दिया हुआ है लक्ष्मीकांत बुक के। तो आपके पास 5 सेकेंड है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो क्लियरली ऑप्शन ए हो जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की, मेजोरिटी पार्टी रूल, और ये दोनों ही बाइकमेलिज्म और ये इसका फीचर्स हमने नहीं पढ़े हैं ये। नेक्स्ट देखते हैं कि 7th कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन है गवर्नर जनरल काउंसिल के, वो सेपरेट कर दिए गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। इज वेरी इजी क्वेश्चन, जो आपको वहाँ पे CNP के डिफाइन बताया था और L और E बताया गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यह 5 सेकेंड। तो क्लियरली इसका ऑप्शन बी हो जाता है 1853, और ये ऑलरेडी कई बार आपको रिवाइज भी करा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हेड होते हैं उसके गवर्नमेंट के। सेकंड, इंडियन प्रेसिडेंट हेड होते हैं स्टेट के। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो सीनेट को डिसोल्व कर सकते हैं। फोर्थ है कि इंडियन प्रेसिडेंट कैन डिसोल्व द लोकसभा। तो ये भी सेम चैप्टर से पूछा गया कि जो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म दोनों चैप्टर डिस्कस किए हैं। तो आपके पास 5 सेकेंड है टू टेल द करेक्ट आंसर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि 8 का ए ऑप्शन, कि 1, 2 एंड 4 कि जो अमेरिकन सीनेट है वो डिसोल्व प्रेसिडेंट नहीं डिसोल्व कर सकते सीनेट को। डेट्स द करेक्ट आंसर। और जो डिसोल्व करना दिया हुआ मीन्स इनकरेक्ट है। 9th है क्योंकि वहाँ पे हमने जो 8 फीचर्स पढ़े थे वो पूरे ही आपको क्लियर होने चाहिए। 9th इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वर द कंपनी टेरेटरीज इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कोल्ड अ ब्रिटिश पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको ट्रिक से याद कराया गया था सिटी को BP की कंपनी की टेरेटरीज को ब्रिटिश पोजीशन कहना स्टार्ट कर दिया किस एक्ट के थ्रू। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आपको बताना है। तो क्लियरली इसका ऑप्शन बी हो जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, तो उसमें मेंशन था। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन कि जो लॉर्ड माउंटेन है वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के। थर्ड दिया हुआ है कि लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आपके पास 5 सेकेंड है। तो क्लियरली इसमें जो ऑप्शन है वो 10th का ए हो जाता है कि 1 and 2 ओनली, कि जो लॉर्ड माउंटेन है और इन्होंने जो 2 हैं कि इसमें इन्होंने करेक्ट पूछा गया था तो इनकरेक्ट बताना है। तो इनकरेक्ट में तो आपका केवल ऑप्शन बी हो जाता है कि लॉर्ड डलहौजी वो लास्ट गवर्नर जनरल नहीं थे, लॉर्ड बैटन थे हमारे, और लॉर्ड कैनिंग जो है फर्स्ट वाइसरॉय हैं। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन कि लॉर्ड डलहौजी वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं 11th क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज द स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्राइसोफियर इन चेंजिंग क्लाइमेट। तो डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछा गया जिसका ऑप्शन ए आ जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जो क्वेश्चन 12 है कि जो गवर्नर जनरल होते हैं इंडिया के लॉर्ड कैनिंग वॉज अ
पायोनियर इन इंट्रोड्यूसिंग पोर्टफोलियो सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट के अंदर जो काउंसिल एक्ट हमने पढ़े थे 1861 के, प्रोवाइडेड फॉर द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया। और गाइस ये फर्स्ट चैप्टर से रेपिटेटिव क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से रहे हैं एज पर द प्रीवियस ईयर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, कि बोथ 1 एंड 2, कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा था हमने 1861 का, उसने प्रोवाइड किया था पोर्टफोलियो सिस्टम। और जो गवर्नर जनरल इंडिया के होते हैं लॉर्ड कैनिंग वाज अ पायनियर, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोर्टफोलियो सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं 13, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि जो डबल मेंबरशिप है इम्प्लाइज करती है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर हैं दोनों ही हाउस के पार्लियामेंट के। नेक्स्ट है कि जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट के वो डिसोल्व किए जा सकते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। थर्ड है कि जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है टू द मिनिस्टर वो एडमिनिस्टर की जाती है स्पीकर ऑफ द लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट इसमें बताना है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें हो जाते हैं कि तीनों ही ऑप्शन इन्होंने इनकरेक्ट मार्क्स दिए गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि जो डबल मेंबरशिप है वो इम्प्लाइज करती है कि जो मेंबर्स होते हैं दोनों ही हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि इनकरेक्ट ऑप्शन इन्होंने मार्क किया था कि जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का वो डिसोल्व किया जा सकता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो ही डिसोल्व करते हैं कि किसकी रिकमेंडेशन पे, अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं। तो डेट्स वाई ऑप्शन जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। और जो ओथ ऑफ सीक्रेसी है टू द मिनिस्टर वो एडमिनिस्टर की जाती है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 14, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1990 का वो प्रोवाइड करता है DRG एट द प्रोविंशियल लेवल। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो उसने अडोप्ट किया DRG एट द सेंटर। नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का उसने प्रोवाइडेड किया सेपरेट इलेक्टोरेट वुमेंस के लिए। फोर्थ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट एंग्लो इंडियंस के लिए। तो आपको करेक्ट ऑप्शंस बताना है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाता है 1 एंड 2 ओनली, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1990 उसने DRG जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है डेट इज़ डबल रूल वो इंट्रोड्यूस किया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का उसने DRG इंट्रोड्यूस की थी सेंटर में। दोनों करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द 15, कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द लोकसभा ओनली। तो ये देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इफ़ सच एन अमेंडमेंट सिक्स टू चेंज एनी, अगर उसे फेडरल कैरेक्टर चेंज करना है हमारे संविधान का तो जो अमेंडमेंट है उसे रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट। तो इसमें ऑल, तो आप देख पा रहे हैं कि आपको पहले ही मैंने मेंशन कर दिया कि दोनों ही ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं बिकॉज यहाँ पे ओनली मेंशन कर दिया फर्स्ट में, और प्लस ये दोनों में ही इनिशिएट हो सकता है लोकसभा राज्यसभा में। दूसरा इसमें हाफ ऑफ द स्टेट का रिक्वायरमेंट होती है और वो भी सिंपल मेजोरिटी से। नेक्स्ट तो देखते हैं कि डी ऑप्शन है उसका नेदर 1 नेदर 2। 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिपेल्ड कर दिया जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935। तो आर्टिकल मेंशन किए गए। आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है डी, तो ये 395। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार जाके इसको देखना है खुद से, तो भी आपको नहीं क्लियर रहेगा। अगर आपको क्लियर नहीं होता है जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का उसने रिटेन करी थी ऑफिशियल मेजोरिटी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट है और 1892 का उसने अलाउ किया था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी के लिए। और जो वर्ड इलेक्शन वो यूज़ हुआ है इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल 1892 फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, इनकरेक्ट बताना है। तो ऊपर में कौन इसमें ऑप्शंस जो इनकरेक्ट है, तो जो वर्ड इलेक्शन है वो यूज़ नहीं हुआ है इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट्स वाई जो ऑप्शन 3 है वो इनकरेक्ट है। और जो सेकंड है उसमें क्या मेंशन किया गया कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का इसने भी अलाउ नहीं किया गया था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को।
डेट्स वाई दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, डेट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर कि 2 और 3 ओनली। फर्स्ट करेक्ट है बिल्कुल, हम पढ़ भी चुके हैं, जिसमें इसी एक्ट में जो हमने पढ़ा था कि जो मुस्लिम इलेक्टोरेट्स उनको प्रोवाइड किए गए थे कमर्शियल, जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, इज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज 18 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडियन फेडरलिज्म। फर्स्ट है कि फेडरलिज्म बेसिक फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकंड, जो स्टेट्स है उसका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। थर्ड, फेडरेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। तो इस थर्ड का मीनिंग है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्टेट में करी हुई है हमारे कंट्री के अंदर, वो केवल कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग की है कि जिससे एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो सके। तो ये ऑप्शन करेक्ट है नहीं करा, आपको आंसर बताना है, देन वी विल टेल यू द आंसर, आई विल टेल यू द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो जो इसका आंसर इन्होंने मेंशन किया गया डेट इज़ द ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, कि बेसिक फीचर्स का पार्ट है। और जो स्टेट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, बिकॉज हम पढ़ते भी हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव सारा और जो सेंट्रल यूनियन एग्जीक्यूटिव, और जो फेडरेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस नहीं है। तो इस वजह से इन्होंने ऑप्शन ए मेंशन किया गया। 19 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो फर्स्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उसने अटैम्प्ट किया कि इंट्रोड्यूस करें एक सिस्टम ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। नेक्स्ट दिया हुआ है कि चार्टर एक्ट 1853 का, जिसने इंट्रोड्यूस किया एक ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। एंड थर्ड है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का, उसने प्लेस किया इंडियन सिविल सर्विसेज अंडर द कंट्रोल ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि हमने फर्स्ट पढ़ा है कि चार्टर एक्ट 1833 का जिसने अटैम्प्ट किया इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ अटैम्प्ट, बिकॉज प्रीवियस टेस्ट में भी आपको ये बता दिया गया, डेट्स वाई ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और जो सेकंड है वो भी करेक्ट है, तो डेट्स वाई जिसमें जो ऑप्शन है ए हो जाता है। तो क्वेश्चन 20 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फर्स्ट है कि जो मेंबर है कैबिनेट के आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकंड इज मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा। थर्ड क्या है कि जो कैबिनेट है वो हेड की जाती है बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका क्लियरली आंसर ए हो जाता है 1 एंड 2 ओनली, कि जो मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के वो मेंबर्स होते हैं। जो हम पार्लियामेंट्री फीचर्स जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके हैं, थर्ड इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हम देख चुके हैं कि जो कैबिनेट है उसमें हम पढ़ते हैं कि वो इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव। तो कैबिनेट को हेड करते हैं पीएम, वही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, क्योंकि मिसेस प्रेसिडेंट साहब जो नहीं करते, हेड ऑफ द गवर्नमेंट करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 21 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स का आ गया, कि ये भी आप बता सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, कि फॉरेक्स जो होता है उसका पार्ट क्या क्या बनता है, कि फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन। तो क्लियरली आपको बता देते हैं इसका आंसर 1, 2 और 3 कि तीनों ही हैं। और हमारी इकोनॉमिक की सीरीज गाइज स्टार्ट होने वाली है, आपको वहाँ पे ये पूरी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट है कि जो कंपनी है वॉज सेट असाइड 1 लाख रुपीज़ फॉर द एंजलिस्ट एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। तो ये हमने पढ़ी है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में भी, तो दे सकते हैं। और जो नया एडिशन आया हम जो आपको पढ़ाया उसमें ये भी मेंशन किया गया है। सेकंड है कि जो मिशनरीज़ हैं उन्हें ग्रांट की गई थी परमिशन टू कम इन टू इंडिया फॉर प्रमोटिंग मॉरल इम्प्रूवमेंट। और कंपनी ने डिवाइड कर दिया था, जो कंपनी का डिविडेंड था वो फिक्स है 10.5% पर। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका ऑप्शन हो जाता है 2 एंड 3 जो करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं 23 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ और कमीशंस वर हेडेड बाय अ पर्सन नेम्ड मैकाले। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसका क्या क्या दिया हुआ है कि जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इज रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1950, नेक्स्ट है कमेटी ऑन ICS, डी है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं,
एंड यू हैव 5 सेकेंड्स। तो क्लियरली इसका ऑप्शन सी हो जाता है, बिकॉज इंडियन सिविल सर्विसेज की कमेटी मैकाले ने हेड की थी, और जो फर्स्ट थी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने देख चुके हैं कि जो हमारा पीजेंट चैप्टर है उसके दौरान हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट मूव करते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट कि एम्प्लाइज करते हैं टू ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंस द अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड जो डॉक्ट्राइन है बेसिक स्ट्रक्चर का अप्लाइज होता है आर्टिकल 368 में भी। तो आपके पास 5 सेकेंड है। तो क्लियरली इसका आंसर भी हो जाता है कि अप्लाई होता है, और ये फर्स्ट में दिया हुआ है कि इट अप्लाइज टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंस द अडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो तब से नहीं था ये, उसके बाद ये ऐड हुआ है, और आपको पूरे ही केसेस डिस्कस किए गए हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 में, तो आप वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है 25th की मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। सेकंड दिया हुआ है कि इट प्रोवाइड करता है कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ की और मोर एफिशिएंट होता है। थर्ड है कि एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एंड नेक्स्ट इज कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज विदाउट एन इलेक्शन। तो आपको इंपॉर्टेंट देखना होगा कि जो बेडरॉक प्रिंसिपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज द सी, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन फीचर्स टू बोथ द इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ऑप्शंस आपके पास हैं कि बोथ सिस्टम्स हैव अ रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है कि बोथ सिस्टम किस पे बेस है, ऑन द डिक्ट्राइन ऑफ सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट। थर्ड है कि इन बोथ द सिस्टम जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड है कि बोथ द सिस्टम्स हैव अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑलरेडी ये फीचर्स में हम पढ़ चुके हैं, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एंड यू हैव ओनली 5 सेकेंड्स। तो क्लियरली इसका ऑप्शन हो जाता है नन ऑफ द अबव। कोई भी ऑप्शन इनमें कॉमन नहीं है, इंडियन और ब्रिटिश। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सोवरेन है। ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, उसके हमने लिमिटेशन भी एट द एंड ऑफ द पार्लियामेंट में हमने पढ़े थे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, फेडरल जो फीचर्स हैं ये सभी उसको लिमिट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं 27 में। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 27 में आपको बताना है, और उसका क्लियरली ऑप्शन ए है लोकसभा। तो आपको वहाँ पे भी प्रीवियस वीडियो में भी और जो पार्लियामेंट पढ़ाते हुए बताया था कि कहीं भी ऑप्शन आएगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा होते हैं। तो आप क्लियरली मेंशन कर देंगे अगर वहाँ पे लिखा होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द पार्लियामेंट, तो वो आप अगर दोनों ही मेंशन किए गए तो आप लोकसभा टिक करके आएंगे। नेक्स्ट 28 इफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो फर्स्ट है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो एंड हो गई थी इससे। नेक्स्ट है कि जो रिवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी है, फंक्शंस ऑफ द कंपनी वो सेपरेट हो गए थे। नेक्स्ट है जो सैलरी है ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज चार्ज टू द रॉयल एक्सक्यूजर इन लंदन। एंड डीज की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है टू पे अ फिक्स्ड सम टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। तो ऑलरेडी फीचर्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो आपको 28 का 1793 के अकॉर्डिंग बताना, और इसी एडिशन में आपको पढ़ाया गया बिकॉज अर्लियर एडिशन में नहीं था, ये 6th एडिशन में ही ऐड किया गया, वरना तो हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा करते थे। तो 28 का आंसर हो जाता है बी। बी इज़ कि रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी जो फंक्शंस है वो सेपरेट कर दी गई थी, और ये हम पढ़ चुके हैं, बाकी इससे नहीं हुआ था, बाकी इसके सब्सिक्वेंट जो पढ़े हैं उनके साथ होते रहे। 29 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड इन द वर्किंग ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है इसकी फेडरल स्प्रिट को। तो पहला है कि रीजनल पार्टीज इंडिया इन पावर इन स्टेट्स। सेकेंड है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका और बेलगांव। थर्ड है कि क्रिएशन झारखंड का ड्यू टू डिमांड टू फुलफिल एस्पिरेशन। तो जो हमने चैप्टर पढ़ा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसमें ऑप्शन दिए गए 1 और 2। तो आपके पास 5 सेकेंड है इस ऑप्शंस को बताने के लिए। तो क्लियरली इसका ऑप्शन डी है कि तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही ट्रेंड है कि जो वर्किंग ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो फेडरल स्पिरिट को दिखाते हैं। नाउ 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। फर्स्ट है कि देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंडिया के अंदर। सेकेंड है कि पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। थर्ड है कि फेडरेशन
जो फेडरेशन यूनिट होती है हैव बीन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, कि इसमें नोट बताना है तो हम ऑलरेडी फीचर्स फेडरेशन में पढ़ चुके हैं, ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले चैप्टर में। डी है कि रिजल्ट एग्रीमेंट अमंग द फेडरल यूनिट, तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन डी है कि बिकॉज आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं जो नेम है। सेकंड कि जो इंडियन स्टेट्स है वो एग्रीमेंट से नहीं बनी है, प्लस उनका कोई राइट नहीं है कि वो सीड हो सके फ्रॉम द इंडियन यूनियन। नेक्स्ट है 31 कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो एनुअली बनाया जाता है नागालैंड के अंदर, और जो इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल है इज़ द स्टेट बोर्ड ऑफ नागालैंड, तो इसमें करंट का भी पार्ट इंक्लूड हो जाता है। दैट्स वाई आपको इनकरेक्ट बताना है, तो सेकंड इज़ द इनकरेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्टेब्लिश करता है डुअल पॉलिटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिवाइड करता है पावर सेंटर और स्टेट के बीच में, जो 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है। थर्ड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो क्लियरली आपको पता चल रहा है बिकॉज आप इनकरेक्ट देख पा रहे होंगे, मैं ऑलरेडी आपके सामने सर्कल भी कर चुका हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाता है सी, डेज 1 and 3। तो 8 शेड्यूल के अंदर नहीं, 8 शेड्यूल में तो हम देखते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं वो दी गई हैं। 33 इज़ कि जो फेडरल गवर्नमेंट है हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज़ कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है मे हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फर्स्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके फर्स्ट पेज पे जो टेबल दी गई थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में, तो वहाँ डिस्कस किए थे कि जो भी फीचर्स हैं तो उसको देख के आपको आंसर मार्क करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है कि तीनों सही है, एक गलत है, एक सही है, तो आप अपने इधर साइड देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। और 33 का क्लियरली आंसर डी है कि ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन है कि जो फेडरल गवर्नमेंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट है उसमें हो भी सकता है नहीं भी। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन रखती है और यूनिटरी गवर्नमेंट में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दैट्स वाई इंडिया के अंदर दोनों ही फीचर्स होते हैं। 34 इज विद रेफरेंस टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल के फॉर मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इसने प्रोवाइड किया था अपॉइंटमेंट सेपरेट गवर्नर के लिए फॉर द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, और इसका अपॉइंटमेंट बाय द इसने अपावर कर दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सके एक नई प्रेसिडेंसी। तो आपके पास 5 सेकंड है और आपको इसमें फालतू ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है वही आपको मार्क करना है। तो क्लियरली हमने केवल ऑप्शन 1 पढ़ा है इस एक्ट के अंदर, तो वही होगा। दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इस चीज़ से आपको ये लर्निंग मिल रही है कि जो हम ऑलरेडी कीवर्ड कहीं ना हमने कहीं बुक में या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है तो वही उसका पार्ट बनेगा ऑप्शन का। कोई उसके साइड में कुछ भी दिया जाएगा वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू द लास्ट सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है कि इसने अडोप्ट किया नेशनल एंथम। सेकेंड, इट अडोप्टेड द नेशनल सॉन्ग। थर्ड है कि इट इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड है ईच मेंबर साइन 2 कॉपीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक हिंदी में और इंग्लिश में। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे यही कि इनमें कोई भी ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है। डेट्स वाई ऑप्शन इज़ द डी। 36 इज इन कंटेक्स्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन विद रिगार्ड टू बेसिक फीचर। तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई है। फर्स्ट इज़ जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि फर्स्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डज नॉट कंटेन एनी प्रोविज़न रिगार्ड टू बेसिक फीचर। और तो बेसिक स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में बताना है हमें कि दोनों से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिफाइन नहीं किया। तो ये क्वेश्चन आप मार्क करके रखिए स्टार, बिकॉज हम इसे नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और इसमें आपको पूरी ही एक्सप्लेनेशन दी जाएगी कि क्यों इन्होंने आंसर इसका ए दिया गया। नेक्स्ट इज 37 कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर रेफर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियन फेडरेशन रिजल्ट है ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द स्टेट। सेकेंड है कि जो स्टेट्स हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं है फ्रॉम द फेडरेशन। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ 1 and 2, या डी कि कोई भी करेक्ट नहीं। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लियरली ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट कि 2 ओनली, कि जो स्टेट है उनके पास कोई राइट नहीं है कि टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन,
कि फर्स्ट जो इंडियन फेडरेशन है इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट, ये नहीं है, यही हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा है, दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. 38 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन रिस्पॉन्सिबल फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट है प्रेसिडेंशियल, सेकेंड है पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो आपको ऑप्शन करेक्ट बताना है कि 1 ओनली या 2 ओनली, या दोनों ही सही या दोनों ही गलत. तो क्लियरली इसका ऑप्शन होता है फर्स्ट ओनली कि नॉन रिस्पॉन्सिबल फिक्स एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम केवल प्रेसिडेंशियल में देखते हैं. नेक्स्ट इज 39 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो 18 मैटर्स प्लस 1 19 हमने पढ़े थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आपको 32 आर्टिकल, 136, 141, 142 आपको बताए गए थे. तो फर्स्ट है कि जो हार्मनी और बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. सेकंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम. थर्ड है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस. फोर्थ है मैंडेट टू बीइंग अ वेलफेयर स्टेट. तो डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हैं कि ओनली 3 और 4 है केवल जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनता है, ये नहीं दोनों कि हार्मनी, ये हमने जो केस डिस्कस किया था वहाँ पे 1980 वाला. नेक्स्ट है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो फर्स्ट है कि जो सोवरेनिटी है इंडिया के वो लोगों से बिलोंग करती है. तो वर्ड सेकुलर ओरिजिनली प्रेजेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. तो क्लियरली आप देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, बट यू हैव 5 सेकेंड. तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1 ओनली, बिकॉज जो वर्ड है हमने पढ़ा था सोसीआई जिसो सोशलिस्ट इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, तो ओरिजिनली प्रेजेंट नहीं थे. और जो सेकुलरिज्म है वो पार्ट है, दैट्स वाई 2 और 3 करेक्ट हो जाते हैं, मतलब गलत हो जाते हैं, एंड 1 इज़ द ओनली करेक्ट ऑप्शन. 41 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कैग. तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फर्स्ट इज इट इज़ द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑन अकाउंटिंग मैटर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. सेकेंड है कि इट कम्स अंडर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. थर्ड है कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन बताना है. तो इसमें क्लियरली ये ऑप्शन ए हो जाता है